मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बैंकों के पास जो इंटरेस्ट है, जो लेंडिंग रेट है, वो सस्ता होना चाहिए। यानी कि सस्ते कर्ज की बात होने लगी है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या इसका इम्पैक्ट आपके एफडी डिपॉजिट्स पर पड़ने वाला है? सीनियर सिटीजन, क्या आपके अच्छे दिन खत्म हो रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। संजय मेहता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, 8% के आसपास आज का एफडी रेट है सीनियर सिटीजन के लिए, और अगर लेंडिंग रेट में कमी की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं, और यहाँ तक कि पीयूष गोयल साहब भी इसके बारे में एक इंडिकेशन दे चुके हैं, यानी कि सरकार की तरफ से लेंडिंग रेट पर प्रेशर है। आरबीआई अभी इस पर सुनती है नहीं सुनती है, ये एक अलग मसला है। लेकिन अगर इस तरह की भावना है तो अगर लेंडिंग रेट कम होगा तो जाहिर सी बात है एफडी और तमाम अन्य इंटरेस्ट रेट्स भी गिरेंगे। क्या विचार है आपके? देखिए, आपने खुद ही बोला अगर, इस पे बहुत सारे अगर मगर हैं। आरबीआई गवर्नर इज अ स्टैंड अलोन बॉडी। आरबीआई गवर्नर डज नॉट गो एज पर द गवर्नमेंट विशेज। अब गवर्नमेंट का अपना एक स्टैंड है, वो कुछ और चीजें चाहेंगे इकोनॉमी से, बट आरबीआई गवर्नर को अपना अलग देखना है। उनकी भी जो हाल फिलहाल में जो इंटरव्यूज आई हैं, तो वो तो यही कह रहे हैं कि अभी भी इन्फ्लेशन का खतरा है। ये बात तो पिछले 6 महीने से हम लोगों को लग रहा था कि रेट अब गिरने शुरू हों, आरबीआई भी रेट कम करे, लेकिन इन्फ्लेशन ही नहीं इतना नीचे आया। दूसरा, अब आप देख रहे हैं पिछले तिमाही के जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी इतने अच्छे नहीं आए। तो मुझे नहीं लग रहा अभी अगले 2-3 महीने कम से कम रेट नीचे आएगा। क्योंकि उधर से आप अगर यूएस को देखें, यूएस में जब से ट्रंप का विन हुआ है इलेक्शन का, उसके बाद से वहां पे बॉन्ड यील्ड उल्टा ऊपर चले गए हैं, जो कि नीचे आने थे। तो अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, 2-3 महीने। लेकिन जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जिसको मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ, हमने कहा था कि एक तरह से आप इंटरेस्ट रेट को उनके पीक पर देख रहे हैं, मतलब इसके ऊपर और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की संभावना नहीं है। ऐसे में गिरना लाजमी है। देखिए, ये तो वक्त की बात है कि कुल्हाड़ी गर्दन पे है या गर्दन कुल्हाड़ी पर है, तो इंटरेस्ट रेट गिरना लाजमी है। इसके इंडिकेशंस मिल रहे हैं। सेविंग्स, जो कि हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण एफडी के तौर पर होता है, आमतौर पर लोग उस पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। अगर इस पर असर पड़ता है तो फिर लोगों के लिए मुश्किलें तो होंगी, विचार करना पड़ेगा। आप इसको मानते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल अजीत जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि रेट्स तो गिरने ही हैं। अब 2-3 महीने के बाद गिरेंगे, बट अगले साल में रेट कम से कम 0.25% नीचे जाएगा। और जब रेपो रेट नीचे जाएगा तो बिल्कुल बैंक्स अपने रेट कम करेंगे और उसी से इंडस्ट्री को थोड़ी ग्रोथ भी मिलेगी। हाँ, जहाँ रही बात सीनियर सिटीजन की, अब देखिए सीनियर सिटीजन अब आज की डेट में इन दिस डे एंड एज सब कुछ अगर एफडी पे निर्भर करके रह रहे हैं तो वो वैसे ही बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तभी तो हम लोग हर एपिसोड में यही बातें करते हैं कि कुछ कुछ परसेंटेज इक्विटी में होना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की एक साइकिल होती है। ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर प्लेटो होते हैं, फिर तो अब ये हाई पे है, अब ये नीचे जाएंगे तो उसके बाद प्लेटो होंगे, तो हो सकता है अगले 2-3 साल के बाद ये लेवल दिखे। तो इसीलिए इक्विटी से एक्सपोजर लेके वो एटलीस्ट अपना मंथली एक्सपेंडिचर उससे मीट कर सकते हैं। चलिए, तो एक महत्वपूर्ण बात तो ये निकल कर आई कि आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ संभावनाओं और अटकलों की बात करूं, क्या आपको लगता है, आपने कहा 0.75% के आसपास इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, तो 2026 आते आते मैं 8% को 6% एफडी रेट के आसपास मानूं? क्योंकि एक वक्त था जब 6% के आसपास का ही एफडी रेट था। बिल्कुल बिल्कुल था, इसी के आसपास से कहीं था। तो मतलब 2000 अगले पूरे साल भर में उम्मीद है कि 0.25% से 1%, तो अगर उस हिसाब से ले तो 8 से 7% तक होने की संभावना है। 6 थोड़ा ड्रास्टिक हो जाएगा मे बी 2026 में, बिकॉज स्पेशली हमारे यहाँ पे आरबीआई गवर्नर जो करते हैं वो ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लेते, बहुत स्लोली धीरे धीरे रिएक्ट करती हैं, अनलाइक फेड इन यूएस जो बहुत जल्दी बढ़ा भी देता है फिर बहुत जल्दी उल्टा भी कर देता है। तो अगले पूरे साल भर में ये लें। और इसमें पता नहीं आपने देखा कि नहीं, अभी जो हाल ही में गवर्नमेंट ने पिछले महीने एनएसएस की निकाली है। जी, मैं अभी उस पर आ ही रहा था। एनएसएस जो सरकार का अभी जो नया डायरेक्शन है, और जिस तरह से यूं कहें कि जेब में सेंध लगाने की बात है, इसका कितना असर पड़ेगा लोगों पर? देखिए, एनएसएस बहुत बहुत पुरानी स्कीम है और अभी फ़िलहाल इस पर 7.5% ब्याज मिल रहा था, और इसमें रेगुलरली 7.5 ही फिक्स रहा है बहुत टाइम से,
और निकलने की कोई संभावना नहीं होती थी इसमें। सडनली गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया है कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद एनएसएस में कोई ब्याज नहीं मिलेगा। मतलब क्लियर कट इंडिकेशन कि अब आप पैसा वापस लीजिए, गवर्नमेंट वो 7.5% पे सपोर्ट नहीं देना चाहती। तो जिन जिन के एनएसएस में है, हम लोग अपने क्लाइंट्स को यही अब बोल रहे हैं, क्योंकि अब इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा जी। प्रॉब्लम ये हो गई है, गवर्नमेंट ने जो रूलिंग निकाले उन्होंने उसमें सारा जो भी निकालेंगे, जितना उनका ग्रोथ है सारा टैक्सेबल हो गया, और वो 30% टैक्सेबल है अगर हम डिपेंडिंग अपॉन द स्लैब। हाँ, 20 से 30% जो भी स्लैब है तो स्लैब रेट पे हो गया, मतलब मैक्सिमम 30% टैक्सेबल है। तो ये एकदम झटका पड़ गया सबको। और अगर वो सोचते हैं कि हम नहीं निकालें, धीरे धीरे करके निकालें, तो एक तो सीनियर सिटीजन के लिए बार बार पोस्ट ऑफिस जाना निकालना भी दिक्कत है, और दूसरा कितना उसको वो कर लोगे। तो हमारा कहना ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आधा निकाल लो मैक्सिमम। अगर आपको लगता है कि आपकी स्लैब कम है तो अप्रैल में बाकी निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर। बिल्कुल। तो ये एनएसएस नेशनल सेविंग स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस के जरिए होता है। ये छोटा बचत का स्कीम है जिसमें कि निवेशक अपना पैसा डालते थे और बहुत अच्छी कमाई इसमें होती थी। 7.5% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, जो कि अगर आप एफडी रेट के हिसाब से, अभी तो छोड़ दीजिए, बट एवरेज एफडी रेट से बहुत अच्छा था। और इसमें बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स और यहाँ तक कि बाकी लोगों ने भी अपने पैसों का निवेश कर रखा था। इसमें फ्रेश निवेश पर फिलहाल अभी अनुमति नहीं थी, लेकिन जो पहले से इन्वेस्टेड थे उनको इंटरेस्ट मिल रहा था। अब सरकार ने 1 अक्टूबर से इसे बंद कर दिया है। अब संजय, इसी से अगला सवाल निकलता है। सवाल ये कि अब एनएसएस से पैसे निकालने हैं, मजबूरी है। मैक्सिमम 30% तक यानी कि 30% तक आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। अब अपने ही इंटरेस्ट पर टैक्स देने के बाद जो पैसा आएगा उसके लिए अब आमतौर पर सेफ एवेन्यूज तो या तो एफडी है या डेट स्कीम्स हैं या फिर ऐसे स्कीम्स जो कि म्यूचुअल फंड्स के हैं जो थोड़ा बैलेंस्ड ग्रोथ देते हैं। आइए इन तीनों पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए आज बाहर निकाल रहा है, तो उसको अपना एसेट एलोकेशन किस तरीके से करना चाहिए, कौन सी स्कीम लेनी चाहिए। और इसमें मैं शुरुआत करता हूं एक 50 साल के आदमी और एक 65 साल के आदमी के बीच में फ़र्क। तो ऐसे एक्सप्लेन कीजिए, तब जाके हमारे दर्शक इसे बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, 50 साल का आदमी है तो उसको अपना इक्विटी की तरफ आराम से 50% के करीब वो एक्सपोजर रख सकता है। अब ये जो हम उदाहरण ले रहे हैं तो उसमें या तो हम कैलकुलेट करें कि अभी तक उसका जीरो है, अगर एक फ्रेश वो डाल रहा है, बिकॉज नॉर्मली आजकल काफ़ी लोगों का इक्विटी में कुछ ना कुछ परसेंटेज तो है, बट अगर कोई फ्रेश डाल रहा है तो 50% जैसे अभी भी उसको एफडीज और सेफ में रखना चाहिए एकदम। चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 50 वाले को तो सीनियर सिटीजन स्कीम मिलेगी नहीं, ही कैन लुक एट वेरी गुड कॉर्पोरेट एफडीज, और बाकी के लिए ही कैन लुक एट थोड़ा प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, और थोड़ा जैसे कि आप बैलेंस जो बोल रहे हैं इक्विटी सेविंग्स या बैलेंस एडवांटेज जो कि हाइब्रिड है, जिसमें कि इक्विटी एक्सपोजर 10% से लेकर 60-70 तक भी हो सकता है, और फंड मैनेजर इसको ऊपर नीचे करता रहता है। तो किसी को 50% जो 65 साल वाला है उसको सीनियर सिटीजन स्कीम भी मिल सकती है, थोड़ा पॉटवार डाल के, और उसको मे बी डायरेक्ट इक्विटी फंड्स की जगह इक्विटी सेविंग्स और बैलेंस एडवांटेज में ही देखना चाहिए। चलिए, तो मोटी बात मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे कि आपको एसेट एलोकेशन पर जोर देना चाहिए, क्योंकि संजय जी इस बारे में बहुत जोर देते हैं और ये इंसिस्ट करते हैं कि एसेट एलोकेशन आपके पूरे पोर्टफोलियो का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके लिए आमूमन आपको किसी न किसी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। खुद फैसला लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है। संजय, अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम इक्विटी स्कीम्स की बात करते हैं, अभी तो मार्केट जब चढ़ रहा था तो हर पनवाड़ी भी आपको शेयर के टिप दे रहा था, ये भी बता रहा था कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड खरीद लो, यहाँ पे 30 बढ़ जाएगा, यहाँ 25 बढ़ जाएगा, यहाँ 40 बढ़ जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बढ़ता हुआ मार्केट हो तो पनवाड़ी टिप देता है, और जब घटता हुआ मार्केट हो तो फाइनेंशियल एडवाइज़र बताता है कहाँ से पैसे बचाओ वरना ये हेयर कट होने वाला है। तो आप मुझे ये समझाइए कि इस गिरते हुए मार्केट में या इस मार्केट में जो कि बहुत ही साइडवेज भाग रहा है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स इक्विटी बेस्ड सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होना चाहिए? देखिए, अगेन म्यूचुअल फंड में जब आपने अगर जाना है प्योर इक्विटी जिसे हम कहते हैं, तो कम से कम 6 से 7 साल का नज़रिया रखना पड़ेगा। इस स्टेज पे अगर आपको याद हो पिछले महीने में जो हमने बात की थी तब मार्केट्स करीब 7% नीचे थी, आज हम लगभग 10.5-11% नीचे है, और तब भी मैंने आपको यही बोला था कि मार्केट कभी भी और 5 से 10% नीचे जा सकती है। यहाँ से भी आगे का कुछ पता नहीं है। अगर आप कल का ही देखें, कल इंडियन मार्केट्स एकदम से ऊपर थी और दोपहर को जैसे ही यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल डाला एकदम से पूरी मार्केट्स नीचे आ गई थी उसके बाद में। तो अभी लेकिन
टॉप से आप 10-11% नीचे हैं। तो अगर किसी के पास लेट से 10 लाख रुपए हैं, आज उसको उसमें से कम 30% एक ही दिन में 5-6 अच्छे इक्विटी फंड्स में, जिसमें कि कोई लार्ज कैप हो जाएगा, कोई डाइवर्सिफाइड, एक मिड, एक स्मॉल, और सब अलग अलग एएमसीज के इकट्ठे डाल देने चाहिए 30%, और बाकी का 25 हफ्ते का लिक्विड टू इक्विटी एसटीपी सेटअप करना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस, अगर मार्केट गिर जाती है थोड़ा और, एक और करेक्शन आता है, तभी हमने कहा कि अभी 30%, तो लेट से अगले 1-1.5 महीने में अगर और मार्केट 5% गिरती है, तो जो आपका बाकी 70% जो जा रहा है थ्रू एसटीपी, तो फिर आप उसमें से मे बी अनदर 15-20% उसी दिन कर देना। और नॉर्मली इतनी शार्प करेक्शन बहुत रेयरली होती है। 10% से ऊपर की करेक्शन अगर आप अपना वो देखेंगे, जो मैंने आपको भेजा है पूरा जी, स्क्रीन पे आप दिखाइए, कि बहुत कम बार हुआ है। और ये 1.5 साल के बाद, 16 मार्च के बाद हमारी 1.5 साल के बाद करेक्शन हुई है, तो 10% के ऊपर गई है। तो हाँ, यहाँ से 5-10% अभी भी मार्केट जा सकती है। और अगर यूक्रेन रशिया की लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। यानी भगवान भरोसे है। प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे कोविड कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था, ऐसे में क्या रिएक्शन होगा। और उसमें तो फिर अजय जी, अगर एक न्यूक्लियर वॉर होगी, तो फिर वर्ल्ड में कुछ भी प्रिडिक्ट करना कहना बहुत ही मुश्किल है। चलिए, हम वहाँ नहीं जा रहे लेकिन अगर मैं आपकी बातों से समझूं, तो एक निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर 11% के आसपास मार्केट अभी करेक्ट कर चुका है, और यहाँ से अगर 10% और करेक्ट करता है, यानी कि कुल मिलाकर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अंदाजन मार्केट, स्टॉक मार्केट में करेक्शन 15 से 17% के आसपास इन टोटल हो सकता है फ्रॉम ऑल टाइम हाई। कहना बहुत मुश्किल है। देखो, कहना मुश्किल हो सकता है, हो सकता है मार्केट बॉटम आउट कर चुकी हो, या मार्केट ये भी हो सकता है। अगर यूक्रेन रशिया का समझौता हो जाता, तो हो सकता है मार्केट का यही बॉटम सेट हो जाए। बट हाँ, 5-7% यहाँ से हो सकता है। सोचने वाली बात है। अब एक आखिरी सवाल, ऐसे माहौल में आमतौर पर बिकवाली के बहुत चांसेस होते हैं। एफआईआईज ने पिछले 1.5 लाख करोड़ बेच चुके हैं पिछले 1.5 साल, इस महीने 1.5 महीने में। हाँ, 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख, बट तब भी मार्केट से 10% ही गिरी है। क्योंकि हम पैसा डाल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम घबराने लगे, और जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, जो सिप और बाकी अन्य माध्यमों से मार्केट में पैसा रख रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर तो स्थिति बुरी हो सकती है। तो क्या करना चाहिए, अप्रोच कैसे रखें? देखिए, कहना बड़ा आसान है कि 5 साल का, 7 साल का होराइजन रखिए, लेकिन हर आदमी आज की चिंता करता है, कल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। अजय जी, पर अब काफ़ी बदलाव है। हम लोग भी एज एन एडवाइज़र लोगों को ये समझाते हैं कि ये टाइम होता है खरीदने का। एंड एक्चुअल में अब जब करेक्शन आती है, तो वो करेक्शन से पहले ही कई महीनों से लोग कह रहे हैं कि सर करेक्शन आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अब यही फैक्ट हो रहा है कि लोग जो वेट कर रहे थे करेक्शन की, जो नया पैसा नहीं डालना मांग रहे थे, अब वो लोग डाल रहे हैं। हाँ, जब वो डाल रहे हैं, तो अभी भी हम उनको ये बोल रहे हैं कि 6 से 7 साल का नजरिया लो। लेकिन अब रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है। मार्केट टॉप से 10-11% पहले ही करेक्टेड है। अब सिप का पिछले महीने का जो डेटा आया 25,000 करोड़ गया है, तो 2 महीने का 50,000 करोड़ तो ये हो ही गया ना। उसके अलावा भी इफ यू लुक एट द म्यूचुअल फंड्स, एएमसीज आर सिटिंग ऑन मोर देन 2 लाख करोड़ कैश पे बैठे हुए हैं। ये जितने आपके बैलेंस एडवांटेज इक्विटी सेविंग्स है, इन सब में कैश एलिमेंट होता है। तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरह से एफआईआईज भी कब तक बेचेंगे? पहले लोग सब कह रहे थे एफआईआईज बेच रहे बिकॉज वो चाइना में पैसा डाल रहे हैं, बट अब ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा। दूसरा, अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो यूएस में डाल रहे हैं। अरे, ग्लोबल मार्केट में इंडिया इज हार्डली 1.2% ऑफ द ग्लोबल इंडेक्स। सो एंड यूएस वुड बी प्रॉब्ली 50%। अब अगर किसी को यूएस में पैसा और बढ़ाना है, वो क्या हमारा ही 1% काट के बढ़ाएगा? आपने बहुत पते की बात कही है। और आज के अपने मनी मैटर्स के इस एपिसोड को आप कंक्लूड करने से पहले एक आपको छोटा सा वाक्य बताता हूँ, जो अभी मैंने पढ़ा और मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। उसमें ये कहा गया था कि इंडियन इन्वेस्टर्स को अब क्रिसमस की तैयारियां करनी चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि मार्केट से जो पैसा निकाला गया है, और बहुत सारे लिक्विड फंड्स पर बहुत सारे जो इंडियन एएमसीज और बाकी लोग बैठे हैं, ये पैसा मार्केट से निकालकर कब तक आप बैठे रहेंगे? अल्टीमेटली आपको अपने इन्वेस्टर्स को जवाब देना है। तो ये पैसा मार्केट में आने वाला है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मार्केट स्पेशलिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स का है, जो ये मानता है कि भारत के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा हो सकता है।
दीपावली अच्छी हुई या नहीं हुई, लेकिन क्रिसमस अच्छी हो सकती है, इसका दावा ये गुट कर रहा है। तो संजय और हम मिलकर आपको बताएंगे कि आपकी क्रिसमस इस बार कितने सारे नए कैंडल्स लगाने के लिए है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।